वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पे। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 17 सितंबर की करंट अफेयर को कवर किया था। आज हम 18 सितंबर की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। 18 सितंबर की करंट अफेयर का हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों के स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के आग्रह करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रोगियों, परिवारों, देखभाल करने वालों, समुदायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं, नीति निर्माताओं को रोगी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक साथ लाता है। 2021 WPSD की थीम 2021 में जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है उसकी थीम क्या थी? सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2019 विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प WHO 72.6 के माध्यम से 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे 25 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनाया गया था। जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है उसको कब मनाया गया था? 25 मई 2019 को 72वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा थी उसमें अपनाया गया था। अब हम देखते आगे है हमारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। जो हमारा हैदराबाद मुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ के ऐतिहासिक परिग्रहण को चिन्हित करने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो जो कि प्रसिद्ध पुलिस एक्शन का कोड नाम था ने 1948 में इसी दिन अत्याचारी निजाम के शासन को समाप्त किया था। जो हैदराबाद का भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया था, जो एक पुलिस एक्शन या पुलिस कार्रवाई थी। भारत के आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद राज्य के लोगों को आज़ादी पाने के लिए 13 महीने और इंतजार करना पड़ा था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके 13 महीने बाद हैदराबाद को पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया था। अब हम देखते हैं आगे। इंदु मल्होत्रा DDCA के नए लोकपाल नियुक्त। जो इंदु मल्होत्रा है उसको दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा का 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली कोर्ट और जिला संघ के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी होंगी। DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली की अध्यक्षता वाली आम सभा ने 65 वर्षीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मल्होत्रा की नियुक्ति का फैसला किया। 2007 में मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था और 3 दशकों के अंतराल के बाद शीर्ष अदालत द्वारा नामित होने वाली केवल दूसरी महिला बनी। उन्हें कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों द्वारा एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। भी जो संयुक्त राष्ट्र जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो विभिन्न पीठें होती है उसके द्वारा इनको एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया गया है। किसको? इंदु मल्होत्रा को। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल तक कानूनी वकील के रूप में सेवा देने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सिफारिश की गई थी। अब हम देखते आगे। हरमिलन कौर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में बनाया 1500 वर्ग मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड। जो हरमिलन कौर है उन्होंने एथलेटिक्स में 1500 वर्ग मीटर में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब की हरमिलन कौर बैंस ने 16 सितंबर 2021 को 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 1500 मीटर की सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा। 2002 में बुसान में एशियाई खेलों में सुनीता रानी ने
मतलब जो 1500 मीटर की रेस थी सुनीता रानी ने की थी 4 मीटर 6 सेकंड और पॉइंट 3 में, पिछला जो उनका रिकॉर्ड था। और इन्होंने 4 मिनट और 5 सेकंड में नया रिकॉर्ड बनाया है। हरमिलन से जनवरी 2020 से अब तक 8 राष्ट्रीय स्तर की 1500 मीटर की दौड़ें जीती है। जनवरी 2020 से अब तक ये 8 राष्ट्रीय स्तर की दौड़ों को जीत चुकी है, जो 1500 मीटर की है। अब हम देखते आगे। आगे है हमारा पंकज आडवाणी, लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता। पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार जो स्नूकर का चैंपियनशिप खिताब है, एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है। भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में उनके एशियाई किताबों की संख्या 11 हो गई। तो उनके कितने किताब हो गए? टोटल 11। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल में यह आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था। आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। 2019 में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जीती थी और इसके 2 साल बाद इन्होंने अब दूसरी बार एशियाई चैंपियनशिप स्नूकर का खिताब जीता है। अब आगे देखते हम। विराट कोहली T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा। जो भारतीय टीम के कप्तान है विराट कोहली, उन्होंने T20 जो वर्ल्ड कप है इसके बाद कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। विराट कोहली ने 16 सितंबर को ऐलान किया कि वह अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि स्टार बल्लेबाज ने साफ किया कि वह टेस्ट और वनडे में भारत का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विराट कोहली ने अब तक 45 T20 मैचों में भारत की कप्तानी की है। इस दौरान टीम को 25 मैचों में जीत और 14 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 मुकाबले टाई पर खत्म हुए और इतने ही बेनतीजा रहे। विराट कोहली की कप्तानी में जीत का प्रतिशत था तो भारत का वो था 65.11%। अब आगे देखते हैं। अयान संकटा 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित। जो अयान संकटा है उसको 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में उसको नामित किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता जो अयान संकटा, वो क्या है? मुंबई महाराष्ट्र का एक 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है। अयान संकटा को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। उन्हें अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आयु समूह 8 से 14 वर्ग का जो आयु समूह के तहत तीसरा पुरस्कार जीता। वह यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बन गए। सैन फ्रांसिस्को स्थित गैर सरकारी संगठन द एक्शन फॉर नेचर भी जो ये पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? एक गैर सरकारी संगठन है। कौन सा? द एक्शन फॉर नेचर, उसके द्वारा ये दिया जाता है। द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार युवा 8 से 16 वर्ष की आयु तक उनकी पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। अब हम आगे देखते हैं। मनोज सिन्हा वन ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ किया। भी एक ग्राम पंचायत पर एक डीजी पे सखी। जम्मू व कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है। मिशन को जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जो जम्मू कश्मीर का उद्यमिता विकास संस्थान है पामपोर, उसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। उन्होंने रेखांकित किया है कि डीजी पे सखी ने यूटी में स्वयं सहायता समूह है पारिस्थितिक तंत्र के भीतर वित्तीय समावेशन की शुरुआत की, जिससे दूर दराज के क्षेत्र में भी अधिक पारदर्शिता के साथ बहुत आवश्यक वित्तीय प्रवेश बिंदु बन गए हैं। प्रारंभ में यूटी के 2000 जो यूटी है उसके 2000 दूर दराज के गांव में डीजीपे की सुविधा प्रदान की जाएगी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर के संभागों से स्वयं सहायता समूह की 80% महिलाओं को डीजीपे सखियों के रूप में चुना जाएगा। भी जो पहला भाग है उसमें 80% महिलाओं को इसके लिए चुना जाएगा।
इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डीजी वेतन सखियों के बीच 80 आधार सक्षम भुगतान प्रणाली भी वितरित की। उन्होंने स्थायी कृषि, पशु प्रबंधन, कृषि सखियों और पशु सखियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। उन्हें एक सप्ताह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो डीजी पे सखी बनाई जाएगी। नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक और आर्थिक विकास को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार बताया। किसने? जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने। अब आ गया हमारा अश्विनी वैष्णव, रेल कौशल विकास योजना की शुरू। अश्विनी वैष्णव ने कौन सी योजना शुरू की? रेल कौशल विकास योजना। रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 सितंबर 2021 को रेल कौशल विकास योजना शुरू की। कौन है ये? रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में एक कार्यक्रम है। भारतीय रेलवे 3 साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रारंभ में 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाई, इसके तहत 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी कहाँ से होगी? 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर आयोजित किए जाएंगे। प्रतिभागियों को 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में 100 घंटे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रेलवे की जो 75 प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं हैं, संस्थान हैं, उनमें से 100 घंटे इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिन्हें देश भर में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इन संस्थानों द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों को समय समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और मैट्रिक पास अंकों और 10वीं जो उनकी 10वीं के बेस पर इनके जो प्रतिभागी हैं उनको चयन किया जाएगा। उनका कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा विकसित किया जाएगा। जो कार्यक्रम का पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा, जो कि इस योजना के लिए नोडल उत्पादन इकाई है। जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, इस योजना की नोडल इकाई भी है। कौन सी योजना की? रेल कौशल विकास योजना की। आगे हम देखते हैं मनोज सिन्हा। जम्मू में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया। मनोज सिन्हा ने 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 16 सितंबर 2021 को जम्मू में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने माता वैष्णो देवी आध्यात्मिक विकास केंद्र कटरा में स्थापित एक डिजिटल पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में पुस्तकों की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई को कम करना है। वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भी अध्यक्ष है। कौन? जो मनोज सिन्हा है वो। 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी करने से पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी जी की मूर्ति के शिलालेख के साथ गारंटीकृत शुद्धता 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम सोने और चांदी के सिक्के बनाए थे। सिक्कों की दरें चुने गए मूल्य वर्ग और प्रचलित सोने चांदी की दरों पर निर्भर करती है। ये सिक्के भवन, जम्मू हवाई अड्डे, कटरा, वैष्णवी धाम, जम्मू स्मारिका की दुकानों पर उपलब्ध होंगे। ये सिक्के दुकानों पर भी उपलब्ध होंगे, जिनको कोई भी खरीद सकता है। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने उन लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास जिन भी मंदिरों में उनका विशेष लगाव है उनके साथ अपनी एक सेल्फी पोस्ट करें। साथ ही इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। जो उत्तराखंड की जो आम आदमी पार्टी की विंग है उसने क्या किया? सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। आगे है नागालैंड पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन। जो नागालैंड राज्य है उसने पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। केंद्रीय उद्यमिता कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 17 सितंबर 2021 को नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर है।
उन्होंने कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया और कौशल आचार्य पुरस्कार वितरित किया। दूसरे दिन वे संकल्प के तहत आदिवासी महिलाओं के कौशल उन्नयन केंद्र और दीमापुर में हस्तशिल्प उद्योग समूह का दौरा करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कोहिमा में। अब आगे है हमारा संस्कृति मंत्रालय। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के उपहारों की ई नीलामी की घोषणा। भाई जो भारत के प्रधानमंत्री को जो उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी की घोषणा की है किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया है। इनमें पदक विजेता ओलंपियन और पैरा ओलंपियन खेल उपकरण, अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति सहित कई अन्य पुरस्कार और उपहार शामिल है। ई नीलामी से होने वाली आय नमामि गंगे मिशन में जाएगी। भी जितनी भी नीलामी से जो आय प्राप्त होगी वो कहाँ पर जाएगी? जो नमामि गंगे मिशन है वहाँ पर जाएगी। आगे हम देखते हैं माई जीओई इंडिया। सितंबर 2021 में प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सितंबर के 2021 में प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत माई जीओई इंडिया ने सितंबर 2021 में प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। यह भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए, किसके लिए है? ये भारतीय स्टार्टअप है जो और तकनीकी उद्यमी है उनके लिए। चुनौती का उद्देश्य है नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके स्वदेशी तारामंडल प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता वाली तकनीकी फर्मों और स्टार्टअप को एक साथ लाना है। भारत में तारामंडल के लिए बनी तकनीकों को ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्ज रियलिटी को तैनात करने के लिए एक अवसर है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। आगे है हमारा आवेदकुम स्टार्टअप भारतीय कानूनी संस्थाएं यहाँ तक कि व्यक्ति या टीमों का भी विचार प्रस्तुत कर सकती है। समस्या समाधान की दिशा में दृष्टिकोण, उत्पाद विचार, नवाचार की डिग्री, दृष्टिकोण की नवीनता सहित विभिन्न मापदंडों का आवेदन और मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता और तृतीय विजेता को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भी इसके तहत नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा कितने का? 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए का। ये पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है। आगे हमारा दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सोडिक का निधन। भाई आपको जितनी भी करंट अफेयर कवर करवाई जा रही है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा जितनी आपको करवाई जा रही है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डेली की डेली पीडीएफ क्लास देखने के बाद पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। डबल ओलंपिक हैमर थ्रो स्वर्ण पदक विजेता यूरी सोडिक एक यूक्रेनी ट्रैक और फील्ड एथलीट जिन्होंने 1991 तक सोवियत संघ प्रतिनिधित्व किया था और निधन हो गया, और उनका अब निधन हो गया। उन्होंने 1986 में स्टटगार्ट में यूरोपीय चैंपियनशिप में 86.74 मीटर की थ्रो के साथ हैमर थ्रो विश्व का रिकॉर्ड बना जो आज तक नहीं टूटा है। भी इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था हैमर थ्रो का, वो आज तक नहीं टूटा है, और 2 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल इनके नाम है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में 1976 में ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक और मॉस्को में 1980 में अपना दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। आगे है हमारे पूर्व फुटबॉलर महान भवानी राय का निधन। भारत के पूर्व फुटबॉलर मोहन बागान के कप्तान भवानी राय का निधन होगा। ये मोहन बागान के कप्तान थे। मोहन बागान भारत एक फुटबॉल क्लब है। वह 1966 में बागान में शामिल हुए और 1972 तक क्लब के लिए खेले। उन्होंने 1969 में मर्डेगा कप भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3 मैच खेले। भवानी रॉय ने मोहन बागान को 1968, 1970, 1971
1972 में रोवर्स कप जीतने में मदद की। घरेलू स्तर पर वह 1968-1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले पश्चिम बंगाल की टीम के हिस्सा थे। तो ये क्या थे, जो भवानी राय है ये हमारे एक पूर्व फुटबॉलर थे और इनका निधन हो गया है। ये थी हमारी आज 18 सितंबर की करंट अफेयर थी। नेक्स्ट क्लास में हम 19 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।